हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो आज मैं आपके लेकर हूँ वर्ल्ड ऑफ ऑनर का सीजन 2। जैसा कि पहले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, सावाई के पास यूनिक मार्शल आर्ट होने की वजह से सिमलिंग हेवनली पैलेस के लोग उसके और उसके मास्टर के पीछे पड़ जाते हैं। जहाँ सावाई को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके मास्टर अपना सेक्रीफाइस देने को तैयार थे, वहीं सावाई भी अपने मास्टर और अपने सीनियर को प्रोटेक्ट करने के लिए सिमलिंग पैलेस के निंगोंग के साथ फाइट करने लग जाता है। जहाँ उसे मना करने के बावजूद भी वह दो पिल्स खा चुका था, जिसे खाने के बाद वह हमेशा हमेशा के लिए अपनी माइंड का कंट्रोल खो देता है, पर वह उसकी परवाह नहीं करता। इसी के साथ सेकंड सीजन की फर्स्ट एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहां हम सावाई को देख पाते हैं वो अपना पूरा कंट्रोल खोने के बाद किसी मॉन्स्टर की तरह बिहेव कर रहा था। और अब वो आगे बढ़ती हुई जबरदस्त पंच निक को जड़ देता है, जिससे वह खुद को संभाल नहीं पाता और पीछे जाकर पत्थरों से टकरा जाता है। जहाँ पर सावाई अपने हाथों का यूज करके भी चल रहा था, इसका मतलब वो पूरी तरीके से जानवर बन गया है। सावाई को कंट्रोल करने के लिए निंगोंग उसके पांव को पकड़कर उसे हवा में उछाल कर दे मारता है, पर सावाई अपना कंट्रोल लूज नहीं करता, बल्कि अपनी मल्टीपल क्लोन का यूज करते हुए ये और जबरदस्त हिट कर देता है। निंगोंग ने इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए एक शील्ड प्रिपेयर कर लिया था, लेकिन फिर भी वो उसके इफेक्ट से बच नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, लेकिन तभी उसकी नजर एक ग्रीन पत्ते पर पड़ती है और फिर वह अपने सामने बेहोश सीनियर को देखता है। सीनियर को देखते ही वह अपने एसेंस में वापस आने लगा था, लेकिन फिर उसे निंग की आवाज सुनाई देती है, जो खुद को संभालते हुए कहता है कि पूरी तरह से अपना माइंड खो चुके हो। अचानक से तुम्हारी स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज हो गई? ऐसे कौन से तरीके की पिल खाई तुमने? जिसकी आवाज सुनकर वहां फिर अग्रेसिव होकर उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। पर निंगवोंग का कहना था, बेशक से तुम वाइल्ड एनिमल बन चुके हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे हराने के लिए तुम वर्दी नहीं हो। इस बार हमारे साहबाई के अटैक को ब्लॉक करने के लिए वह एक पावरफुल सीट क्रिएट कर लेता है, जिससे हिट होने के बाद सच में वह काफी ज्यादा सावाई इंजर्ड हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हमें फैंग और यूनियन को देखते हैं, जो कि तेजी से सावाई और सीनियर को बचाने के लिए उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, और कोई नहीं बल्कि मास्टर डोंग फेंग के फ्रेंड का डिसाइपल था, जिसे ही उसके मास्टर ने इन दोनों की हेल्प के लिए भेजा था। फैंग और यूनियन को असल में उस मास्टर के बारे में नहीं पता था, इसलिए वह उस बच्चे से पूछने लगते, तुम्हारा मास्टर आखिर कौन है? दूसरी तरफ निंग वांग को दिखाते हैं, जो कि अब हमारे हवाई को काफी आराम से हैंडल कर रहा था। वहीं उस पर एक जबरदस्त थ्रो करते हुए कहता है, अपने पास से वो इमोर्टल बुक मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारे हाथों में बुक बिल्कुल यूजलेस है। उसके हिट करने के बाद जैसे हमारे सावा के पास मौजूद वो इमोर्टल बुक बाहर निकल जाती है, इसके पहले जिसके पेज पलटने लगते हैं, तो हमारा सावाई उन सारी टेक्निक को सीख लेता है। और आपको तो पता ही है, इन फाइल फॉर्म में आने के बाद हमारा सावाई सारी टेक्निक को बहुत जल्दी सीख लेता है। बस फिर क्या था, इस पहली बुक के एक एक मार्शल आर्ट उसके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से कैप्चर हो जाते हैं और वह इनका यूज करने लग जाता है। वहीं उसकी स्ट्रेंथ पहले से भी कई गुना बढ़ गई थी। निंग वांग भी अपनी पूरी ताकत का यूज करता है, लेकिन फिर भी हमारे हीरो की उस स्पिरिचुअल डिवाइन बॉडी के आगे टिक नहीं पाता, बल्कि बुरी तरीके से हिट होकर फ्रीज हो जाता है। वैसे उन टेक्निक्स को सीखने के बाद सावा की आंखों का कलर रेड से ब्लू हो चुका था। अब दूसरी तरफ हमें निंग वांग को दिखाते हैं, जो कि मास्टर जे के पैगाम को देने के लिए हमारे सुबह सावाई को ढूंढ रहा था। तभी अचानक से उसे अपने आसपास का मौसम ठंडा फील होने लगा था, और थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे निंगोंग की बॉडी नजर आती है, जिसे देखा तो वह पूरी तरीके से हैरान हो गया था कि आखिर ग्रेट पैलेस मास्टर को किसने फ्रीज कर दिया। जैसे ही हमारा सावाई उसकी आवाज सुनता है, वो एग्रेसिव उसकी तरफ अटैक करने लग जाता है। अपने शॉट के साथ वो जबरदस्त स्लैश अटैक लगाया जा रहा था, जिससे आसपास की चीजें फ्रीज होती जा रही थी। जिंग उसे समझाने की कोशिश करता है, अरे भाई क्या कर रहे हो, मैं तो तेरी साइड हूँ, तो हम दोनों ही एक ही साइड लड़ रहे हैं, फिर तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? पर हमारा साहबाई उसकी एक भी नहीं सुनता, बल्कि जानलेवा हमला करते जाता है। साहबाई को यकीन दिलाने के लिए वो उसका दोस्त है उसके मास्टर के दिए हुए मीट के टुकड़ों को भी शो करता है, पर वो उस पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि उसे हिट करके जमीन पर दे मारता है। सेन को समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार यह बंदा किस तरीके की स्वॉट टेक्निक का यूज कर रहा है। उसने आज से पहले ऐसी टेक्निक कभी नहीं देखी। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें सिंगलिंग हेवनली पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर जे के सर्कलम करने की तैयारी चल रही थी। वहां पर स्टेट कोर्ट के सारे जज प्रेजेंट थे। करंट पैलेस मास्टर को दिखाते, जो कि उन मोंग को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द इनके सर को कलम कर दिया जाए। पर मोंग का कहना था कि अभी विलोंग माउंटेन में फर्स्ट स्नो नहीं पड़ी है, पर पैलेस मास्टर इतना भी इंतजार नहीं कर पा रहे थे, और यह चीज मास्टर ये नोटिस कर लेते हैं। वह समझ जाते हैं कि पैलेस मास्टर को डर है कि उनका डिसाइपल आकर उन्हें छुड़ा ना ले, इसलिए वह जल्द से जल्द उन्हें मरवाना चाहते हैं। पैलेस मास्टर को इन सारी बातों से फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वह जल्द से जल्द सारी प्रोसेस को कंप्लीट करने का ऑर्डर दे देते हैं। वहीं फेंग और यूनिन को दिखाते हैं, जो कि उस बच्चे से बात करके पता लगते हैं कि वो मास्टर सुई का डिसाइपल है, जो कि मास्टर डोंग फेंग के फ्रेंड है। वो कहते हैं मास्टर सुई
खुद क्यों नहीं आए? तो बच्चे ने पूछते हैं तो कहता है कि मास्टर की फ्रेंड इंजर्ड है, इस वजह से उन्होंने मुझे भेज दिया आप लोगों की हेल्प के लिए। फेंग तो यहाँ पर अपनी तारीफ का मौका नहीं छोड़ता, वह कहता है मेरे जैसे किसी बंदे को भेजना चाहिए था। यीलिंग और उसकी फिर से बहस हो जाती है, बेचारा बच्चा उन दोनों के बीच में फंस जाता है। इधर हमें सावॉय को दिखाते हैं जिसका धीरे धीरे गुस्सा बढ़ते जा रहा था और उसके किलिंग अटैक की वजह से मोंगसेन को भी गुस्सा आने लगा था। वह सावॉय को धमकी दे देता है कि बस एक और अटैक अगर तुमने मुझे पे किया तो मैं फाइट किल बैक करूंगा। सावॉय फिर भी शांत होने को तैयार नहीं था। वो मोंग को अपने 8 पाम रिलैक्स का यूज करते हुए वो अपनी 8 रिलीजिंग टेक्निक का यूज करता है, जहाँ 8 स्टैचूज के सामने क्रिएट हो जाते हैं। ये स्पिरिचुअल बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल थे। उन डिवाइन मंत्र जाप की वजह से हमारे सावॉय को काफी ज्यादा प्रेशर फील होने लगा था। वो उसे टॉर्चर की तरह फील कर रहा था। तभी सिंह मैंग अपनी स्पीच और हैंड पावर का यूज करने लगता है और सारे के स्टैचूज के एक्शन को कॉपी करने लगते हैं। इसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सावाई को तो इतना ज्यादा प्रेशर फील हो रहा था कि इतना पावरफुल होने के बाद भी वो इस प्रेशर के आगे टिक नहीं पाता। तभी वहां सर्वाइव करने के लिए हमारा सावाई भी अपनी सारी की सारी एनर्जी का यूज कर लेता है, इसकी वजह से मोंगसेन का वह टेक्निक पूरी तरीके से फेल हो चुका था। वहीं सावाई को देखते हुए बैक टू बैक नॉर्मल होने लगा था, उसके मुंह से ब्लड आ गया था, वह काफी ज्यादा शांत दिखने लगा था। पर सिंह को तो यह नजारा देखकर हैरान था। वह कहता है कि ये किस तरह की डीमन है, इसने मेरे रेड आर्म पाम रिलैक्सिंग को रिलीज डिस्ट्रॉय कर दिया। होश में आने के बाद सावाई को सबसे पहले अपनी सीनियर सिस्टर का ख्याल आता है। वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होकर रखी थी। उसके पास पहुंचने पर उन्हें उसमें लाकर सावाई बताता है कि कैसे उसने मिस बाई की शॉर्ट टेक्निक को अच्छे से सीख लिया। इतना ही नहीं, उसने तो उस टेक्निक में अपनी कुछ टेक्निक्स को ऐड कर दी जिससे वह भी और भी ज्यादा इनहेंस हो गई है। अपने कारनामे का प्रूफ देने के लिए वो सीनियर को भी अटैक भी दिखाता है जो कि अपने मिंगमोंग पे किया था। सीनियर सिस्टर और वो मिंगमोंग ये देखकर पूरी तरीके से हैरान हो गए थे। यहाँ पर वायुस मिंगमोंग का थैंक यू बोलता है, नहीं बोलता, क्योंकि उसी की वजह से वो उसमें आ पाया, वरना अभी तक वो जानवर जैसा बिहेव कर रहा था। फिर वो मोंग को कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुम होश में आ पाए क्योंकि बुद्धा हमारे साथ थे। यहाँ सीनियर सिस्टर भी उसके थैंक यू बोलती है, क्योंकि अगर वह नहीं होते तो सच में सावाई अभी होश में नहीं आता। यहाँ सीनियर और वो मोंग मिलकर हमारे सावाई को माउंटेन के ऊपर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि मास्टर जे अभी भी खतरे थे। पर साओवाई सीनियर सिस्टर को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर मिंगसोंग कहता है वो सीनियर का ध्यान रखेगा। सीनियर मिंग को हवाले छोड़ के बाद साओवाई फटाफट से माउंटेन के ऊपर चढ़ाई करता है, लेकिन उसके ऊपर पहुंचने से पहले ही स्नो गिरने लग जाती। इसका मतलब था कि अब वो लोग मास्टर जे को किसी भी वक्त मार सकते थे। तभी वह तेजी से आगे बढ़ने लगा था और अचानक से उसके पांव रखते ही वहां पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती जो कि सावा को चारों तरफ से घेर लेती है। साउ भाई उस पर अटैक करता है, पर उसे फॉर्मेशन में अटैक का कोई फायदा नहीं होता। इधर स्टैंग और यूलिंग को भी बर्फ पड़ती दिख जाती है। वो परेशान हो जाते हैं और अपनी स्पीड को दुगना कर देते हैं। वहीं ये करंट पैलेस मास्टर का कहना था कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा डिसाइपल मरने से पहले तुम्हारे सामने आ जाए, लेकिन अफसोस अब तुम्हारी उसे देखने की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। यह बोलने के बाद वो मोंग को ऑर्डर देता है और वो तेजी से रिवर खींच लेते हैं, जिससे स्वर्ण हमारे मास्टर जी की गर्दन उड़ाने ही वाला था कि तभी मास्टर हेनली अपनी स्वॉर्ड का यूज करके रिवर की चेन को बीच में ही रोक लेते हैं। उनकी ऐसा करने से पहले हमें आसमान में फायरवर्क्स दिखाई देते हैं, जैसा कि वो किसी इशारे का वेट कर रहे थे। इससे पहले यह देखने के बाद एलियन अपने दोस्त की मदद कर रहा था। वह कहते हैं कि मैंने सालों से इस दिन का इंतजार किया था, तुम इस तरीके से मेरे प्लान को खराब नहीं कर सकते। पर मास्टर एलियन का भी कहना था कि मैं अपने सालों की दोस्ती तरीके से बर्बाद नहीं कर सकता। वह अपनी पावर रिलीज करके शो कर देते हैं कि वह मास्टर जी के साथ है। मास्टर जी को पहले से ही पता था कि उनका दोस्त उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वहीं यहाँ पर करंट पैलेस मास्टर के ऑर्डर पर हमारे सारे डिसाइपल तेईसुर पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वहीं पैलेस मास्टर खुद मास्टर जी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इधर साओबाई को दिखाते हैं जो अपनी सारी टेक्निक का यूज करके उस बैरियर पर हिट कर दे रहा था, लेकिन मंजाल उस बैरियर पर जरा सी भी खरोच आती हो वो सारे के सारे अटैक को एब्जॉर्ब कर रहा लेता है। साहबाई को समझ में नहीं आता कि वह इस फॉर्मेशन को कैसे आजाद हो। तभी दूसरी तरफ हमें हैंग टेंग की व्यक्ति को दिखाया जाता है। उसे सीनियर मो और दोनों ही मिल जाते हैं। वह दावजान का छोटा बेबी वो अपनी लिमिटेड स्पिरिचुअल पावर का यूज करके हमारे सीनियर सिस्टर को हील कर देता है जितना वो कर सकता है। अभी के लिए वह ठीक थी और वह सभी मिलकर हमारे साहबाई तक पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर साहबाई खुश हो गया था, पर उन लोग सभी को अपने पास आने से पहले मना कर देता है, ये कहते हुए कि अगर आप लोग भी इस फॉर्मेशन में फंस गए तो आप लोग भी ट्रैप हो जाओगे। सिंह कहता है कि ये 7 स्टार फॉर्मेशन है जो कि सेंगिंग पैलेस को सेव करने के लिए बनाया गया है। इसे खुद स्टार हॉल ने एक्टिवेट किया है, इसलिए यह इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा। तभी दावजोन आगे आते हुए कहता है मुझे फॉर्मेशन ब्रेक करना बहुत अच्छे से आता है, अब मेरी बारी।
और अपनी पावर शो करने के लिए लिटिल दाउजन अपनी पावर का यूज करने लग जाता है। वहीं उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने वाला मास्टर समझ जाता है कि दाउजन अपनी पावर का यूज करने लगा है। शायद उन्हें भी पता था कि ये बच्चा उनके फॉर्मेशन को ब्रेक कर लेगा। या फेंग उस बच्चे को मोटिवेट करते हुए कहता है, दाऊ, अगर तुमने इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया तो मैं तुम्हें छोटा सा भाई बना लूंगा। वहीं दावजोन सच में अपनी स्पेशल पावर का यूज करके थोड़ी ही देर में उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। उसकी स्किल को देखकर ये सभी लोग इम्प्रेस हो चुके थे। वहीं फेंग अपने वादे का पक्का था, उसे अपना छोटा भाई बना लेता है। वहीं इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने वाले स्टार वर्ल्ड के मास्टर उसके सामने आ जाते हैं। उसका चीफ मास्टर सुई को बहुत अच्छे से जानता था, साथ ही वह दावजोन को भी काफी अच्छे से जानता था। वह कहता है कि इतनी छोटी सी उम्र में तुमने 7 स्टार फॉर्मेशन को ब्रेक करने का तरीका सीख लिया, तुम तो सच में काफी कमाल के हो। वही मास्टर हॉल चीफ को इन सभी की तारीफ करता देखकर उनके बाकी सारे 6 ग्रेट मास्टर उनके खिलाफ हो जाते हैं और वो वहां पर चीफ के साथ मिलकर इन सभी को मारने ही वाले थे कि चीफ समझ आ जाता है कि ये सभी लोग और किसी के साथ नहीं बल्कि निंगोंग के साथ मिल चुके हैं। चीफ उन्हें याद दिलाते हैं कि वे इमोर्टल क्यों नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी उन पर इन बातों का कोई असर नहीं होता, बल्कि वे धीरे धीरे अपनी फॉर्मेशन एक्टिवेट करना शुरू कर देते। वहां चीफ भी अपनी पावर को यूज कर रहे थे, पर यह फॉर्मेशन एक्टिवेट होना शुरू हो चुकी थी। इधर दूसरी तरफ मोंग सेंग को दिखाते हैं, जो कि हमारे सवाई को बताता है कि उनके पास एक सीक्रेट पैलेस है जिसके जरिए वो तेजी से सिंगमिंग पैलेस पहुंच सकते हैं। इतना सुनता ही थे कि हमारी सीनियर सिस्टर कहती है, मैं भी जाऊंगी। पीछे से यूलिंग कहती है कि मुझे भी ऐड कर लेना। अब इन सारे सोल्जर को कौन रोक सकता था, उनके जान के प्यासे बने हुए थे। इन रोकने वाले थे मास्टर हॉल, हमारा फेंग और वह छोटू दावजन। वह सभी लोग अपनी पावर का यूज करके उन गार्ड को रोकने लग जाते और पीछे से चारों निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाकी सारे गार्ड्स ने घेर लेते। इन्हें देखकर हमारा फेंग अपनी शॉर्ट स्किल का यूज करता है, जहाँ उसकी अल्टीमेट विंड टेक्निक काफी जबरदस्त स्लैश अटैक लगाकर उन सभी सोल्जर को रास्ते से हटा चुकी थी। मौका मिलते हुए सभी लोग वहां से तोड़कर आगे निकल जाते हैं। इधर उनके जाने के बाद फेंग को दिखाते हैं, जो अपनी शॉर्ट स्किल का यूज करके वहां पर स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर लेता है। वो अकेले इन 6 मास्टरों का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन चीफ को कहने लगा था कि आपको भी ज्वाइन होना ही होगा। चीफ भी अपनी पावर को रिलीज करके जबरदस्त स्ट्राइक थ्रो कर देते हैं। जैसे इन दोनों अटैक्स धीरे धीरे नीचे आने लगे तो 6 मास्टर एकजुट होकर फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, जो कि उस अटैक को निलिफाई कर देता है। उन्होंने फॉर्मेशन राइज नाम की टेक्निक का यूज किया था, जिससे उन 6 मास्टर की पावर एकजुट हो गई थी। उस अटैक को फेल होने के बाद फेंग इंजर्ड हो जाते हैं। वह दावजोन से कह रहा था कि उसकी हेल्प करें, क्योंकि वह फॉर्मेशन ब्रेक करने में उतना ज्यादा माहिर नहीं है जितना दाव है। और दावजोन का कहना था कि मार्शल वर्ल्ड में ऐसा कहते हैं कि 6 डायग्राम फॉर्मेशन को ब्रेक करना इमोर्टल की बस की बात भी नहीं है। उनका साफ मतलब था कि ये लिटिल दाउजॉन इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन चीफ का कहना था यह फॉर्मेशन मास्टर की एबिलिटी पर डिपेंड करती है। इसका मतलब यह है कि चीफ को खुद पर भरोसा था कि वो इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। यह चीफ उनके सामने खड़ा वो मास्टर भी नोटिस कर लेता। वो मास्टर को टोंक मारते हुए कहता है, आपको क्या लगता है कि आप अकेले हम 6 का मुकाबला कर सकते हैं? और मास्टर हॉल के चीफ उन्हें टोकते हुए कहते हैं, शायद तुम्हारी मैथ थोड़ी सी गलत हो गई, हम 3 लोग हैं। यह सुनकर वो मास्टर और भी ज्यादा मजाक उड़ाते हुए कहता है, यह कि 6 के मुकाबले 3 हमसे फाइट करेंगे। आप इस दूसरे पर्सन को गिन भी नहीं सकते जिन्हें उन्हें शॉट चलाना आता हो। आप 2 पर भरोसा कर रहे हैं, मैं उनकी पावर अभी आपके सामने ले लेता हूँ। ये बोलने के बाद वो अपनी फॉर्मेशन में अपनी मार्शल पावर का ट्रांसफर करता है, इससे उन सभी पर काफी हैवी प्रेशर रिलीज होने लगा था। फेंग की उस प्रेशर में खड़ा हो पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। वहीं लिटिल दाउजन खुद को संभालते हुए वहां पर डटा रहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मास्टर चीफ को दिखाते हैं, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फेंग के पांव के नीचे की जमीन पूरी तरीके से ब्रेक हो चुकी थी। वो मास्टर चीफ से कहते हैं, बिना आपके दोनों साथी तो ढेर होने गए हो, आपको लगता है कि आप इनका साथ देकर हमारा सामना करेंगे? उतना कहना था कि 6 डायग्राम की हेल्प से चीफ को मारने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये दोनों जानते थे कि ऐसा मरेंगे जैसे कि चींटी मर गई हो। अब इतना सुनने के बाद हमारे फेंग को गुस्सा आ जाता है। वो है अपनी इवल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हुए वापस से खड़ा हो गया था। फेंग को हार ना मानता देखकर ये मास्टर फेंग से उसका नाम पूछने लग जाते हैं, पर फेंग का कहना था कि मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? वो मास्टर वो उस पर और ज्यादा हैवी प्रेशर रिलीज करते हुए कहता है, क्योंकि तुम मरने वाले हो। पर फेंग को तो आप जानते ही हो। वो कहता है, मुझे मारने के लिए तुम्हें एक और जन्म लेना ही पड़ेगा। या फेंग अपना नाम कहते हुए कहता है, मैं भी एकेडमी का सबसे पावरफुल डिसाइपल हूँ, आज तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। फेंग जो इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता और हमें मोंकिंग को सीन दिखाया जाता, जो अब तक बचते बचते स्टेयर्स के पास पहुंच चुका था। वह लोग बहुत ज्यादा बचते बचते आगे बढ़ रहे थे। वहां स्टेयर के पास पहुंचने के बाद मोंग सिंह बताने लग जाता है कि जैसा कि हम इन स्टेयर को क्रॉस करेंगे हम उस टावर पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर मास्टर जी को इंक्लूजन करने जा रहे हैं, लेकिन वहां तक जाना आसान नहीं होगा क्योंकि चारों लोग
रास्ते में पहरा दे रहे हैं। उन चारों को देखने के बाद हमारा शाहभाई कहता है यहाँ पर 4 लोग हैं और हम भी 4 लोग हैं, क्या हम उनके साथ फाइट कर सकते हैं? पर मोंग सिंह का कहना था नहीं, उनकी कॉम्बैट स्किल बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हम अटैक करेंगे भी तो उनका डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसे में हमें कुछ भी करके पहले काफी सोच समझ कर प्लेस करना होगा। ये कहने के बाद जब वो अपने आसपास के चेक करते तो उन तीनों के तीनों पीछे पड़े छुपे हुए थे, जैसे कि वे कह रहे थे कि मोंग आप तुम सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो। उस मोंग को भी समझ में देने लगती कि यह लोगों से बलि का बकरा बनाना चाहते थे। अब वो मोंग खुद को ऐसा दिखाते जैसे कि वो काफी ज्यादा घायल है, इन गार्ड के आगे गिर जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मोंग से इन बंदे को जानता था, उनका नाम भाई था। वो आगे गिरते हुए कहते हैं ब्रदर पाओ जाओ मुझे बताइए, आपकी हेल्प। उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक दिख रही थी, उन्हें देखकर भैया बंदा परेशान होते हुए कहता है आप तो डिसिप्लिन हॉल के मोंगसेन है ना, आखिर आपको क्या हुआ और ये इंजरी आपको कहाँ से मिली? मोंगसेन को बड़ा चढ़ाकर बताते हुए कहता है नीचे मेरी एक घुसपैठियों के साथ फाइट हो गई थी, वह काफी ज्यादा पावरफुल थे, उनकी मार्शल आर्ट इतनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, उसने मुझ पर जानलेवा हमला किया, मैं उनके फोर्स से खुद को बचा नहीं पाया, क्या आप उन्हें हराने में मेरी हेल्प कर सकते हैं? बावजूद को पता चल जाता है कि जिन घुसपैठियों का इंतजार कर रहे हैं वो लोग वही हैं, लेकिन वो फिर भी इन जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। इसके बारे में वो मोंगसेन को बताता है कि उसे ऑर्डर मिले है कि जगह को गार्ड करने की, वह चाहकर भी मोंगसेन की हेल्प नहीं कर सकता। मोंगसेन को पता लग गया था कि यह लोग ऐसे नहीं मानने वाले, उन्हें फंसाने के लिए वो कुछ करना होगा, इसलिए वो भाईजान को धक्का मारते हुए कहता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, असल में तुम्हें मरने से डर लगता है, इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी चाहिए, तुम और रिक्सी का बहाना बना रहे हो, और छोड़ो यह मेरी बेवकूफी जो मैंने तुमसे मदद मांगी, बेशक से मैं मर जाऊं लेकिन मैं तुम्हारे आगे अब नहीं झुकूंगा, मैं खुद को जाकर उन्हें देख लूंगा। यह बोलकर वो उन्हें खरी खोटी सुनाकर वहां से आगे बढ़ने लगता है। यह कहते हुए क्या बैटल फील्ड में मैं मरने के लिए तैयार हूँ, इसी के साथ मैं आगे बढ़ते हुए थोड़ी सीढ़ी नीचे चलने लगता है। वह ऐसे वेव कर रहा था जैसे कि उसको पता चला उनसे चला भी नहीं जा रहा हो। यह देखकर बावियान और बाकी सारे गार्ड्स को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, यहाँ रुके या मॉल की हेल्प करने के लिए नीचे जाएं। या मोंगसेन को तो कंफ्यूज हो रहे थे कि अब उसके आगे क्या करूं, सीढ़ियां चढ़ के नीचे उतरूं या उसके क्या करूं। पता भी वहां म्यूलिक आ जाता है, उसका एक्टिंग पार्टनर बनकर वो ऐसे ललकारने लगता है जैसे वह मस्क को जान से मार देगा। यह समझ मोंग समझ जाता है कि ये भले ही अब तो गार्ड बेवकूफ बनने से कोई नहीं रोक सकता, उसके साथ फाइट करना जारी रखेंगे तो नकली वाला या यूरेन उठा उठा कर बेचारे मोंग को पटक रहा था, जैसे दिखाने के लिए जैसे कि उसे सच में उसके पावरफुल अटैक है। बागवान जब दूर से मस्क को लड़ते हुए देखता है तो वह समझ जाता है कि उसे जाना ही होगा, उसे रुक कर तो अपने सामने उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकता, वरना ये सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो भाईजीन एक गार्ड को वहां से पहरेदारी करने के लिए छोड़कर गार्ड के साथ मिलकर चला जाता है मोंग को बचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ राग लाकर सुबह और सीनियर्स वहीं ये कह रहे थे कि ये मोंगसेन सच में बहुत ज्यादा एक्टर है। वो लोग इस इकलौते बच्चे गार्ड को बेहोश करके आगे बढ़ जाते हैं, फिर कुछ सीढ़ियों के ऊपर जाने लगते हैं। ऊपर हमें मास्टर हिलियन दिखाते जो कि अपनी पावर का यूज करके उन सभी गार्ड को रोकने की कोशिश कर रहे थे जो कि मास्टर जी को मारना चाहते थे। मास्टर हिलियन को गार्ड को आराम से हराता देखकर करंट पैलेस मास्टर भी अपनी पावर यूज करके उन पर एक ज्यादा जबरदस्त अटैक शुरू कर देते हैं। जैसे ही पैलेस में ऑस्ट्रेलियम ने उन्हें बड़े आराम से ब्लॉक कर लिया था और पीछे से गार्ड भी उन पर हमला कर रहे थे, पर वो जैसे ही अपनी जोरदार एनर्जी रिलीज करते हैं वो सारे गार्ड दूर हटे आते हैं। यहाँ पर करंट पैलेस मास्टर का कहना था कि एक इमोर्टल बुक मेरा सपना है और तुम उस सपने के बीच में आकर क्यों फंस रहे हो? तुम जानते हो यहाँ ऑलरेडी काफी मिस क्रिएट हुआ है, तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं। ये बोलने के बाद वो मास्टर हिलियम को बाकी पूरी तरीके से फेंक फेंक कर मारते हैं। मास्टर हिलियन की ऐसी हालत देखकर वह मास्टर जी उन्हें यहाँ से भागने के लिए कह रहे थे, पर वह अपने दोस्त को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ करंट पैलेस मास्टर को दिखाते जो कि गुस्से हैं, मास्टर हिलियन को हिट कर देते हुए कहते हैं आज कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। अब इससे पहले कि वह मास्टर हिलियन को मारने के लिए एक जानलेवा अटैक करते, तभी वहां पर डिसेबलिंग हॉल के चीफ मंक अपनी पावर यूज करके उन्हें एक स्ट्राइक बाम देते हैं, जिससे हिट होने की वजह से पैलेस मास्टर डिस्टर्ब हो गया था। वही दूसरी तरफ वो ब्लेड जैसे ही मास्टर की एक ही गर्दन पर लटका हुआ था वह भी वहां से दूर जाकर गिरता। मास्टर जेब से हो जाते हैं। बचने के बाद मास्टर जेब में उनको थैंक यू बोल रहे थे इनकी हेल्प करने के लिए। उन सभी को यूनाइट यूनाइट होते हुए देखकर करंट पैलेस मास्टर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक अनसक्सेसफुल पैलेस मास्टर बन के रह गया हूँ, लेकिन मैं अपने सपनों पर गिव अप नहीं कर सकता। आज तुम सभी लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे, सभी को मार दूंगा। ये कहने के बाद वह आसमान में फ्लाई करते हुए अपनी एनर्जी रिलीज कर देते हैं। उन्हें देखकर मास्टर ये समझ जाते हैं कि ये अपनी इटर्नल इंजरी को सप्रेस कर रहा है, इसका मतलब अब ये एक और खतरनाक अटैक करेगा। उसे रोकने के लिए डिसिप्लिन हॉल के चीफ मॉन्क सामने आते हैं जो कि अपनी बुद्धिस्ट पावर का यूज करके अल्टीमेट
अटैक थ्रो कर चुके थे। चीफ के अकॉर्डिंग तुम सिंगलिन का भविष्य खतरे में डाल रहे हो, तुम्हें अब शांत हो जाना चाहिए। वैसे तो चीफ फाइट नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन यहाँ उन्हें करनी पड़ रही है। जबरदस्त और पावरफुल अटैक के बावजूद उनके लिए पैलेस मास्टर को हराना नामुमकिन था। एक जबरदस्त थ्रो अटैक से पैलेस मास्टर को वहां से दूर भेज देते हैं। ये इस अटैक को करने के बाद वो काफी ज्यादा वीक फील कर रहे थे। वो ऊपर से नीचे गिरने लग जाते, उन्हें मुंह से ब्लेड आने लगा था। उन्हें गिरता देखकर उनके स्टूडेंट उन्हें संभालने जाते हैं और उनसे एक बंदा अपने पास से नाइफ निकाल कर उनकी बॉडी के आर-पार कर देता है। ये बंदा करंट पैलेस मास्टर से मिला हुआ था और ऊपर से गद्दारी करके चीफ को मार डालता है। जब दूसरा वाला स्टूडेंट चीफ की ऐसी हालत देखता है तो वह देख पाता है कि ब्लड ब्लैक कलर का रिलीज हो रहा है। वो समझ जाता है कि इस बंदे ने पहले करंट मास्टर चाय में मिलाकर जहर दे दिया और नाइफ में पॉइजन मिलाया था। उसे पूछ रहा था आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। उसका कहना था कि आप करंट पैलेस मास्टर गद्दारी कर रहे थे। मॉन्क को पता चल गया था अब उसका सीधा आखिरी वक्त आ गया है, इसीलिए वह अपने डिसाइपल को रिलीज करने के लिए कहकर उन्हें शांति देने मरने के लिए कहता है। चीफ के मरते ही सभी लोग गम में डूब जाते हैं और वहीं उनका गद्दार डिसाइपल कहता है कि यह सिंगलिंग टोंगलिंग को उससे गद्दारी कर रहे थे, इसलिए उनका मरना जरूरी था। पैलेस मास्टर अपनी जीत पर खुश होने लग जाते हैं, तभी वहां पर एक स्वॉर्ड आती है और वह वहां पर आधे से ज्यादा गार्ड्स को मार देती है। यह स्वॉर्ड और किसी की नहीं बल्कि हमारे साहबाई की थी। साहबाई को वहां पर देखकर पैलेस मास्टर के होश उड़ गए थे। वह कहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम यहाँ तक जिंदा कैसे है। पर साहबाई मुझे देखकर हैरान रह गए, तो उसने अपने क्लोन की ब्लेम करना चाहिए था। वह आपके जितना ही यूजलेस था, मुझे बिल्कुल नहीं रोक पाया। यह सुनकर करंट पैलेस मास्टर को इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि वह खुद हमारे साहबाई के साथ फाइट करने के लिए जाते हैं। यहाँ उन्होंने जबरदस्त पंच मार के साहबाई के मुंह से ब्लड निकाल दिया था। वह उड़ता उड़ता पिलर से जाकर टकरा जाता है। जब यह सीनियर देखती है तो अपनी शॉट के साथ उसका सामना करने के लिए जाती है और आगे बढ़ने लगती है। सीनियर के साथ दो दो हाथ करने के बाद जिंगमिंग वांगचेन एक एक करके अपने सीनियर के ऊपर टेक क्लिप से नीचे फेंकने लग जाते हैं उन्हें, पर उन्हें मोंगचेन ने बचा लिया था। अपने स्पेशल पाम का यूज करके हमारे साहबाई को तो सीनियर को सही सलामत देकर खुश हो जाते हैं। वहीं यहाँ निंगोन से हैरान हो जाता है। मोंगचेन को देखकर तभी वहाँ यूलिंग भी अपनी फैन के साथ एंट्री ले लेता है और काफी सारे गार्ड को पीट कर देता है। यूलिंग सुबह साहबाई से कहता है कि छोटे भाई आप डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए आए हैं। यह सुनकर निंगोंग को गुस्सा आ रहा था, वह उस पर हिट करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। यूनियन से अपने पेन के मल्टीपल क्लोन क्रिएट करते उन्हें निंगचोन की तरफ थ्रो कर देता है, जिससे वह डॉज कर लेता है और यूनियन को जबरदस्त हिट करके सीडियोस की तरफ थ्रो कर देता है। बेचारा यूनियन इस चीज से इंजर्ड हो गया था। वह देखकर मुंगचोन निंजिन को एक जोरदार पंच मारता है, वहीं पर अपनी एनर्जी करते हुए उनके साथ फाइट करने लग जाता है। दोनों ही पंचेस आपस में टकराने के बाद एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है और फिर वह काफी आराम से फाइट करने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी म्योंगसन उस निंजॉन को रोकने में कामयाब नहीं हो पाते, उसे एक एक करके दूर फेंक देता है। फिर सीधा पहुंच जाता है सीनियर के पास। पहले तो वह सीनियर को बेस करता है और जब सावे उन्हें बचाने की कोशिश करता है तो वह अपनी स्पेशल पावर सेट करते हुए उसको उससे दूर फेंक देता है। निंगचोन को पता था कि इतने सारे लोगों के बीच में वो अकेले सावे को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि सभी लोग फाइट करके उसकी एनर्जी खत्म करते ही रहेंगे। वो सीनियर को यहाँ से उठा कर ले जाता है और कहता है मैं अपना टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करने वाला, अगर मुझसे फाइट करनी है तो फिर मेरे पीछे आ जाओ। यह बोलकर वो वहां से निकल जाता है। सावा यूलिंग को वहां पर ध्यान रखने के लिए बोलकर उसके पीछे जाने लगा था, तो उसे रोकने के लिए हमारा सावाई मल्टीपल क्लोन बनाकर आगे बढ़ने लग जाता है। इसी सीन के साथ हमारा यह पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आए तो प्लीज इस पे एक लाइक और एक कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।